मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी लोग हमारी कंपनी में हैं। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन है और सारे देश में इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की 75वीं सालगिरह, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली कही। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। तो ये है क्या चीज आज़ादी का अमृत महोत्सव? यानी दोस्तों, इसका मतलब यह है कि पिछले 75 सालों में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और देश किस रास्ते पर चला है, देश की परिस्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, और हम देश की पहले परिस्थिति क्या थी, अब क्या है, अब किस रास्ते पर हम, किस मोड़ पर हैं। ये हमारी ये 75वीं साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव है। वैसे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 10 साल पहले बारिश नहीं थी, पूरा मतलब 9 बजे कड़ाके की धूप थी। ऐसी धूप के सारे लोग पेड़ के नीचे इधर उधर जाकर खड़े हुए थे और उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने 200 साल कम से कम संघर्ष किया है। तो हम 2-4 मिनट 10 मिनट बारिश में भीग सकते हैं शायद। तो मेरा कहने का ये था मतलब कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जो मना रहे हैं, तो ये क्यों मना रहे हैं? तो दोस्तों, हमें इस चीज को जानना जरूरी है कि अंग्रेज जब इस देश में आए तो उससे पहले हमारा देश क्या था? हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश की जीडीपी सारे दुनिया के अंदर सबसे बढ़कर थी। यहाँ पर हर वो चीज उपलब्ध थी जो सारी दुनिया के अंदर नहीं थी, इसलिए सारी दुनिया के लोग भारत को आना चाहते थे और भारत के साथ संबंध बनाना चाहते थे। और उसके बाद अंग्रेज भी वही दिशा के अंदर बढ़ते हुए इस देश की तरफ बढ़ते गए। सब कुछ देखकर उनका जी ललचाया और उन्होंने हमारे देश के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। और उसके बाद में उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि देश के अंदर जो हमारी संपत्ति थी, जो हमारे भंडार थे, जो कुछ हमारे पास था, उसको लूटना शुरू किया और अपने देश को ले जाने लगे। फिर उसके बाद में एक बड़ी लंबी कहानी है, सब लोगों को मालूम है कि देश किस तरह से आजाद हुआ, किस तरह से संघर्ष किए, किन किन लोगों ने बलिदान दिया। देश का हर व्यक्ति, हर घर से हर आदमी इस देश के लिए अपनी जान, अपनी माल, अपना तन मन सब कुछ कुर्बान किया, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। और आज हम जो यहाँ पर खड़े हैं, आजाद भारत के, हम आजाद भारत के अंदर स्वतंत्र बनकर यहाँ खड़े हैं। तो जब अंग्रेज यहाँ से चले गए 1947 में, तब देश की हालत क्या थी? एक जमाना वो था जब हम दुनिया के अंदर सबसे अमीर लोग थे। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो उस वक्त 1947 में भारत की दिशा दुनिया के अंदर सबसे गरीबों के अंदर गिनती हो गई। हमारी सबसे गरीब मुल्क, सबसे हम गरीब थे। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, ना हमारे पास पक्की सड़कें थी, ना हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, ना हमारे पास कारखाने थे, ना हमारे पास हेल्थ की मतलब हेल्थ सेक्टर के अंदर स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी, कुछ भी नहीं था उस वक्त हमारे पास। तो
हमारे पास कुछ भी नहीं था 1947 के अंदर। तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिनको आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है, उनके नेतृत्व में जो उस वक्त की हमारी गवर्नमेंट थी, जो लोग थे, जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया देश के खातिर। और देखते ही देखते दुनिया के अंदर हमारा देश तरक्की करने लगा और यहाँ पर एक नई क्रांति आने लगी और देश आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और हमने इतनी उन्नति कर ली कि आज सारी दुनिया हमारी देश की तरफ देख रही है। हमने IIT बनाए, हमने एम्स बनाए, हमने डैम्स बनाए, हमने रोड्स का एक मैप बनाया, जाल तंत्र बनाया सारे देश के अंदर। करीबन 200 से ज्यादा उद्यम, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं, जिसमें हमारी भी कंपनी एक है। ये सारी चीजें पिछले 75 साल में हुई हैं। एक बात यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो उपलब्धियां हैं, इसके अंदर देश के हर व्यक्ति का योगदान है, खून पसीना इसमें शामिल है। ये कोई 6-7 साल या 5-6 साल के अंदर बनाई हुई चीजें नहीं है। इसीलिए आजादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं। तो ये 75 सालों के अंदर हमने क्या क्या पाया है, बहुत कुछ पाया है। तो ये उन लोगों से अगर हम पूछेंगे जो जिनकी उम्र 70 साल या 50 साल 60 साल है, तो उनको पता चलेगा कि उस वक्त क्या थी हमारी हालत। न खाने के लिए खाना था, न कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो उसके बाद में उन्नति करते 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 आज सारी दुनिया के अंदर हम IT सेक्टर के अंदर सबसे आगे हैं। हम आज हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर, हर देश के अंदर अपनी सेवाएं अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज ट्विटर का CEO भारतीय है, आज पेप्सिको का CEO देखिए आप, उसके बाद में गूगल, ये सारे जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके जो चलाने वाले हैं आज भारतीय हैं। एक जमाने में भारत को क्या कहा जाता था पता है? ये हमारे अरुण ने भी कहा था, मुझे याद आ रही है बात कि भारत को सपेरों का देश कहा जाता था। सपेरे मतलब ये जो सांप के सामने जो बेन बजाते हैं ना, ये नाच करते हैं, ये करते हैं, ये हमको ऐसा देश करके कहकर लोग हमारे ऊपर तंज करते थे, यानी कि टीका करते थे। आज परिस्थिति बदल गई है। आज हमारा देश सारी दुनिया के अंदर सबसे आगे है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो उपलब्धि है ये सारे देशवासियों की है। हर देश का नागरिक इसके अंदर शामिल है। खासकर वो लोग जो 1947 से लेकर 1957 या 67 तक जिन्होंने काम किया है, उनको हम धन्यवाद देना भूल नहीं सकते। उन्हीं की कोशिश, कुर्बानी, उसके बाद में एक उन्होंने ये बनाकर दिया हमें फाउंडेशन, उसके बाद देश तरक्की करता गया। तो आज मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यहाँ पर एक 2-4 बातें कहना चाहूंगा कि देश बहुत उन्नति कर चुका है, बहुत तरक्की कर चुका है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी देश के अंदर चंद जगहों पर अशांति फैली हुई है। 90-95% लोग सब एकता को मानते हैं, एकजुट होकर देश के लिए काम करते हैं, भाईचारे की दोस्ती निभाते हैं। लेकिन उसमें से 1-2-4% लोग ऐसे हैं जो आज भी देश को बांटने की इसमें फिराक में हैं। आज भी उनके सामने पहले अपनी जाति है, उसके बाद में देश है। पहले अपनी भाषा है, उसके बाद में अपना देश है। पहले अपना राज्य है, उसके बाद में देश है। पहले अपने राज्य की सीमाएं है, उसके बाद में देश की सीमाएं हैं। तो इन लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। जब तक देश के अंदर शांति नहीं होती, जब तक देश के लोग शांत होकर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहकर एक दूसरे के अंदर प्यार मोहब्बत नहीं बांटेंगे, तो यहाँ पर दूसरों की नजर लगना बहुत दिन नहीं लगते इसके अंदर। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए जिसे कहते हैं कि घर को लगी है आग मेरे घर के चिराग से। घर में अगर आग लगती है तो घर के ही चिराग से लगती है। तो इन चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। देशवासियों से मैं यही कहना चाहूंगा
कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बने, हमारा देश फिर से उन्नति करे, हमारे देश के अंदर दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्की होती जाए, देश का हर नागरिक सुख और शांति में रहे, हर एक सुविधा मिले और हम देश के लिए, देश के प्रति प्रेम, सद्भावना, प्यार, इसको हम अपने दिल के अंदर लाएं, अपने दिल के अंदर रखें। दिखावे से कुछ नहीं होगा, दिखाने के लिए तो बहुत लोग दिखाते हैं, लेकिन चंद लोग होते हैं जो दिल से देश को मानते हैं। खासकर अभी जो एक अभियान चला है, मैं बताना चाहूंगा उसके बारे में कि हमारा हर घर तिरंगा, तिरंगा, इसके बारे में एक दो चार शब्द कहना चाहूंगा। तिरंगा वो है, तिरंगा क्यों कहते हैं, तिरंगा क्या है, मतलब झंडा हमारा ध्वज, ये हर देश का होता है। और ये जो फ्लैग है जिसे झंडा कहते हैं हम, ये बरसों से, हजारों साल से चलता आया है। जिसकी भी सत्ता होती है उसका झंडा होता है, हर देश का होता है, हर एक क्या कहते हैं, जैसे हुक्मरान होता है, जो पहले जमाने में होता था कि जंगें होती थी, झंडा लेकर सबसे सामने रहते थे और इस झंडे को जो गिराता था उसकी जीत कहती थी, जीत कहलाई जाती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारा तिरंगा है, इस तिरंगे को कभी भी नीचे झुकने न दिया जाए, इसको कभी मिट्टी को न लगने दिया जाए। तो यही एक उद्देश्य है। और तिरंगे के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये ट्राई कलर, 3 कलर का है, इसे तिरंगा कहते हैं, लेकिन असल में ये 4 कलर है इसके अंदर। एक है केसरी रंग, दूसरा है सफेद रंग, तीसरा है हमारा हरा रंग और बीच में जो है अशोक चक्र, वो जो है नीला कलर का है। इसलिए इसको नेग्लिजिबल रंग है, इसलिए 3 कलर को ये कहते हैं। इसमें सबसे जो हमारा ऊपर जो हमेशा है ऊपर ही रहना चाहिए, जो केसरी रंग है। तो इसके माने हैं कि हिम्मत और ताकत जिसे कहते हैं, ये केसरी रंग दर्शाता है। सफेद रंग जो है वो पीस, शांति का ये अपना ये दर्शाता है। और ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी और उन्नति और योगदान को, ये हमारा हरा रंग एक उसको दर्शाता है। और अशोक चक्र जो है वो उसमें वो धर्म का जो है उसके लिए मतलब उसके कुछ मीनिंग है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये जो चीजें हैं, अब झंडे के बारे में हर कोई लगा रहा है, तो उसका भी चंद कुछ चीजें हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो झंडा है हमेशा सीधा लगाना चाहिए। चंद लोग ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, वो गलत है। और उसके बाद में किसी की कार को झंडा लगाने की अनुमति नहीं है। मैं अभी आते वक्त शंकेश्वर में देखा कि कारों के ऊपर झंडे लगाए हैं, क्योंकि कार के ऊपर सिर्फ हमारे जो उच्च अधिकारी, जो मतलब स्पीकर है और जो कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जो रैंक के जो लोग हैं वही लगा सकते हैं। उससे नीचे के लोगों को कार पर झंडा लगाने की अनुमति नहीं है। हाँ, अपने कार के अंदर डैशबोर्ड पर लगा सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और इस झंडे के साथ में दूसरा झंडा कहीं नहीं होना चाहिए अगर हम ये लगाए हैं इसके बाजू, क्योंकि हर जाति का, हर समाज का, हर एक लैंग्वेज का, हर एक का झंडा है। लेकिन ये झंडा सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, इससे बढ़कर कोई झंडा नहीं है। तो इसके आसपास, इसके पैरेलल कोई झंडा नहीं होना चाहिए। और इस झंडे के बारे में दोस्तों, ये जो झंडा है, ये जो तिरंगा है, ये एकमात्र झंडा ऐसा है जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, जिसकी कोई ओनरशिप नहीं है, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जो ये कह सके कि ये सिर्फ मेरा है। ये तिरंगा हर भारतवासी का तिरंगा है। जो भारतवासी है उसके दिल के अंदर ये तिरंगा रहना चाहिए, उसके दिल के अंदर ये प्यार रहना चाहिए। और जिसको यही सम्मान हम सिर्फ एक